नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित यूट्यूब बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उमेश शर्मा जी। आपको बता दूं, मैं ये चेयरमैन हैं डिसेबल्ड केयर फाउंडेशन के और साथ में एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी जो है कमेटी के भी मेंबर हैं। सर, पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपका आज के टॉक शो। आपका धन्यवाद और जो श्रोता सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी ये जो DCF करके फाउंडेशन है, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये फाउंडेशन है क्या? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इसका गठन जो है वो सन 2000 में हुआ था। उसके पीछे जो मूल भावना थी वो ये थी कि 96 में मेरे घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका 99 में मुझे ये पता चला कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है। ओके। और उसका पता चलने के बाद मैं उसको दिल्ली ले गया, सारा उसका चेकअप वगैरह करवाया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। फिर वहाँ 1 महीना ट्रेनिंग ली, एक्शन फॉर ऑटिज़म, कि इन बच्चों को घर में कैसे संभालते हैं। और फिर मैं जम्मू आ गया वापस। तो उस वक्त जम्मू में कोई स्कूल नहीं था। फिर मैं ऐसे और भी बहुत बच्चे थे, जिनमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे, कुछ पुलिस अधिकारी थे, कुछ दूसरे लोग थे, लेकिन जिन से भी मैं मिला उन्होंने कोई प्लेटफार्म नहीं था यहाँ। यानी कि अगर हमें किसी से बात करनी है या किसी से मिलना है, इन बच्चों के लिए कुछ नहीं है, तो कोई प्लेटफार्म नहीं था। तो फिर मेरे मन में आया कि ऐसे बच्चे तो पीछे भी थे, आगे भी होंगे, तो क्यों ना एक प्लेटफार्म खड़ा किया जाए, ताकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं है इधर, तो कल को हम ना रहे तो फिर पीछे जो कोई ना वाली बात ना हो। तो इसका हमने 2000 में इसको खड़ा किया। इसका नाम रखा डिसेबल्ड केयर फाउंडेशन। बेसिकली ये पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की है। ओके। और आपको ये एक और बात बता देता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में अभी तक 75 साल में एक ही है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ना तो पहले थी, 2000 से पहले नहीं थी और 2000 के बाद भी नहीं बनी। तो इसके ऊपर जब मैं शुरू में आया तो मैं भी बिल्कुल राह हैंड था, मुझे भी कोई पता नहीं था। तो उन दिनों तो नेट वगैरह भी नहीं होते थे, तो फ़ोन से कभी एक से बात की, कभी दूसरी बार, तो छोटे छोटे पीसेस जोड़ के जो समझ आता गया और जो लोग बताते गए, वो करते करते हमने एक प्लेटफार्म खड़ा किया। और अभी तक हम 4 डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, 2 जम्मू डिवीज़न के लिए, 2 कश्मीर डिवीज़न के लिए जो है सैंक्शन करवा चुके हैं। इसी तरह कंपोजिट रीजनल सेंटर, वो भी एक हमने 29 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो हमने सैंक्शन करवाया था जुलाई 2013 में। अब उसके लिए जहाँ एम्स बन रहा है विजयपुर, उसके साथ में जगह मिल गई है और वो उसकी जो लैंड है वो उसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने भी पास कर दिया है। बड़ी जल्दी वहाँ काम शुरू होने वाला है। सर, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी यहीं रोकते हुए। सर, इसके अंदर कुछ एक्ट्स होंगे, लाइक 98 का एक्ट होगा जो उसमें कुछ चेंजेस आई होंगी। तो 98 का एक्ट क्या था? एक्चुअली में क्या था, वो 98 का जो एक्ट था, अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो एक 92 में जनेवा में एक बीजिंग में एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ आई थी और उन्होंने डिसाइड किया कि जिन देशों में डिसेबिलिटी पे कोई कानून नहीं है वो अपने देश में जाके कानून बनाए। तो 1995 में एक कानून बना जिसका नाम था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट ऑफ 1995। और वही एक्ट जो था वो 1998 में J&K स्टेट में लागू हुआ बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। सीधा नहीं आ सकता था, वो लागू हो गया। लेकिन जब उसको लागू किया गया तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो थी, जब वो ज़मीन पे उतरा तो उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो थी नहीं, जैसे ऑटिज़म उसमें था ही नहीं। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी थी लेकिन उसमें थी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि एक जो स्टेक होल्डर थे या जो पेरेंट्स एसोसिएशन थी, उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि भाई आपने इनको छोड़ दिया। तो 1999 में एक एक्ट और पास हुआ जिसका नाम था द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। उसके अंदर ऑटिज्म को डिसेबिलिटी लाया गया। लेकिन वो एक्ट जो था वो हमारी स्टेट में लागू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आर्टिकल 370 था। तो हम जोर लगाते रहे उसके लिए, हमारी एसोसिएशन ने उसके लिए बहुत जोर लगाया और उसमें
सन 2014 में हमें सक्सेस मिली कि उसका नाम J&K स्टेट ट्रस्ट एक्ट करके उन्होंने इसको बना दिया बिल्कुल। और इसके रूल भी फ्रेम हो गए। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक उसका एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होना था, वो नहीं हुआ। तो फिर जब 5 अगस्त 2019 को J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ और 206 कानून जो थे वो यहाँ आ गए, उनमें वो भी था। उसके बावजूद भी 1.5 साल तक जो था नेशनल ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में हमारा नाम नहीं था। मगर यहाँ की कोई एसोसिएशन या कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ जाके अगर अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहती तो वो होती नहीं हो नहीं थी, सकती थी। क्योंकि वो पूछते हैं आपकी कौन सी स्टेट है, कौन सी यूनियन टेरेटरी है। तो फिर कॉरस्पॉन्डेंस शुरू हुआ और अल्टीमेटली वो तकरीबन 2.25 साल बाद वो हमने रिमूव करवाया। अब सर उसके बाद क्या नया इसमें आपको देखने को मिला? उसमें ऐसा है कि मैडम, उससे पहले हमारे जो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए जहाँ कोई स्कीम नहीं थी, जब तक 370 था हमारे स्टेट में तो कोई ऐसी स्कीम नहीं थी। सेंटर वाली तब लागू होती है अगर ये एक्ट लागू करते, तो इन्होंने 21 साल उस एक्ट को लागू नहीं किया। तो अब जाके जब वो 370 टूटी तो वो एक्ट आ गया, अब उसकी 12 स्कीमें हैं। तो वो 12 की 12 स्कीमें जो है हमारी पूरी स्टेट में लागू हो जाएंगी और जितने बच्चे हैं उनको सबको फ़ायदा होगा। जो लोग सर अभी तक हुई नहीं है, 370 हटी थी 2019 में 5 हाँ। अगस्त को, अभी तक उस पर लागू नहीं हुई। नहीं लागू हो गई वो सारी। अच्छा। अब लागू हो गया, वो प्रोजेक्ट लेंगे जो लोग स्कूल चला रहे हैं, जैसे कोई स्पेशल स्कूल चला रहा है या कोई सेंटर चला रहा है इन बच्चों का, तो वो अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है या NGO रजिस्टर्ड है तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ करा के वो ले सकता है। उसमें बच्चों के स्कूल के लिए उसमें विकास करके एक छोटे बच्चों के लिए विकास, अच्छा। एक ग्राउंडा है, वो अडल्ट बच्चों के लिए है और एक बेसिकली वो रेजिडेंशियल है बिल्कुल। कि अगर किसी बच्चे के ईश्वर ना करे कि माँ बाप ना रहें तो ये बच्चा कहाँ जाए, तो वो है। इसी तरह उसमें एक नया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 500 रुपये आपको देने हैं, अगर आप BPL हैं तो 250 देने हैं ओके। और 1 साल के लिए वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कर देते हैं 1 लाख रुपए का, वो स्कीम है। इसी तरह उनकी बहुत सी स्कीमें, 12 स्कीमें हैं। मतलब सर जो इन्होंने समय लिया इतनी देर में उसमें कुछ फ़ायदा हुआ? इसमें ये फ़ायदा जो इन्होंने लिया फ़ायदा नहीं हुआ। ये मैं कह सकता हूँ कि ये इग्नोरेंट थे। इनको ये तो अगर हम उसे कानूनी पहलू से देखें तो वो 5 अगस्त 2019 को 206 कानून लागू होता है, लेकिन लागू वो तब माना जाता है जब उसकी नोटिफिकेशन निकले। अगर उसकी नोटिफिकेशन नहीं निकले तो वो लागू नहीं है, लेकिन कानून की नज़र में वो लागू है। तो इन्होंने नोटिफिकेशन हमने साथ होकर इसकी भी निकलवाई और इसकी क्या कहते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जिस 1990 एक्ट को जिसने रिपील किया है उसमें 7 डिसेबिलिटी थी, इसमें 21 हैं। उसमें 3% रिजर्वेशन थी, इसमें 4%। थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हुआ, उसमें 1% का फ़ायदा हुआ, लेकिन फ़ायदा उसका तभी होगा जब वो पूरी तरह ग्राउंड पर लागू हो जाए। उसमें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बोर्ड कमेटीज़ हैं, तो अभी तो हमने स्टेट लेवल पे भी नहीं बनी है। सर जब आप इन लोगों के साथ बातचीत करते हो, इनकी प्रॉब्लम का जो हल है वो आप निकालते हो, तो कितना अच्छा लगता है उस समय? मैडम एक फीलिंग आती है जो जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। वो एक किस्म की फीलिंग होती है कि उसको में अगर हम कहें तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आप कभी उनसे मिलो, इन बच्चों से मिलो, तो आपको उनके पास बैठने के बाद पता लगेगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। और शुरू में आदमी को थोड़ा झिझक महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बैठता है उनके साथ तो उनकी भाषा, वो क्या चाहते हैं, वो सारा समझना शुरू हो जाता है। उनके इशारे, उनकी वो मतलब ये क्या कहना रहा है, वो आपको खुद समझ आता जाएगा। फिर आपको ये भी समझ आता है ये बच्चा CP है, ये बच्चा ऑटिस्टिक है, ये बच्चा डाउन सिंड्रोम में है या स्पास्टिक है, वो आप खुद ही आपको ही पता चलना शुरू हो जाएगा। बट उसके लिए क्या है, उनके साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बुक्स से पढ़ के और जाएं तो फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा। जब आप प्रैक्टिकली उनके साथ बैठो तो पता चलेगा। सर CRC की बात आपने ऊपर की अभी, हाँ। CRC है क्या, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों को बताएं। CRC मैडम ऐसा है कि ये एक सेंटर का प्रोजेक्ट है, कंपोजिट रीजनल सेंटर करके इसको बोलते हैं। ये पूरे इंडिया में 16 हैं। अब जब 2013 में जुलाई 2013 को जम्मू का वो सैंक्शन हुआ तो उस वक्त जम्मू वाला 8वें नंबर पे था। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सारी चीज़ें होने के बावजूद वो अभी भी ज़मीन पे नहीं है। अभी भी हम सरकार को बोल रहे हैं कि इसको रेंटेड बिल्डिंग में खोल दीजिए ताकि ये शुरू हो जाए।
अब उसके अंदर क्या है कि तकरीबन 25 किस्म की सेवाएं ऑल सेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी को एक रूफ के एक छत के नीचे मिलेंगी। मैं आपको छोटी एग्जांपल दूंगा कि जैसे एक क्रचेज़ होती है, उसके नीचे लगा होता है रबर, अगर वो निकल जाए तो जो क्रचेज़ के सहारे चलता है वो गिर जाता है, स्लिप करता है। बिल्कुल। तो इस वक्त अगर आपको वो लेनी है तो जम्मू में आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक महावीर वाले आते हैं जहाँ रानी तालाब में, महीने के पहला जो हफ्ता होता है उसमें, तो उनको लिखवाना पड़ता है, तो दूसरी बार वो लेके आते हैं। तो अगर वो खुल जाता है तो उसमें ये हेयरिंग एड में अगर बंद हो गई, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम, वो सारी रिपेयर हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें, उनको ट्राई साइकिल तो अब तो बंद ही कर दी गवर्नमेंट, अब बैटरी वाले और दूसरे दे रही है। तो वो सारी चीज़ें जो होंगी उनको वहाँ से मिल जाएंगी, इंस्टेड के वो किसी कैंप का इंतज़ार करें या वो 1 महीना इंतज़ार करें। exactly. एक उसमें ये होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 महीने में कितना कुछ हो जाएगा। हाँ, अगर और 1 महीने का समय हाँ देंगे। जी, और उसमें दूसरा ये है कि उसके अंदर एक डिग्री कॉलेज होगा जिसमें डिसेबिलिटी के कोर्सेज चलेंगे। यानी कि अगर हमारे यहाँ 12 स्कीमें आ गई तो वहाँ लोग स्कूल भी खोल रहे हैं, तो वह जब आप प्रोजेक्ट लोगे तो वो पूछते हैं कि आपके पास ट्रेन फैकल्टी है, तो जहाँ तो कोई है नहीं, श्रीनगर में था तो वहाँ लोग करते थे, अब जहाँ हो जाएगा तो जहाँ लोग करेंगे और इस फील्ड में आ जाएंगे। उससे भी इतना बड़ा फ़ायदा होगा। ये 29 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मतलब उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी तकरीबन, इसमें जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें तो बताते हैं कि तकरीबन 180 के करीब जहाँ प्रोफेशनल लाएंगे फॉर डिफरेंट सर्विसेज, स्पेशलाइजेशन जिस जिसमें उन्होंने किया होगा, तो वो भी एक समझो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें महसूस होती है वो ये है कि ये बच्चे पिछड़ गए, मतलब इनके लिए कुछ है ही नहीं कहीं कोई। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप जम्मू में कोई नहीं ढूंढ सकते, कहीं नहीं होती, सरकारी अस्पताल में नहीं होती, प्राइवेट अस्पताल में नहीं होती। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूरे जम्मू में सरकारी अस्पताल में एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बैठते हैं। अब हमारे बच्चे को अगर सर्टिफिकेट बनाना है तो वो वहाँ रेफ़र करते हैं आईक्यू टेस्ट के लिए, वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो बेचारे अब उनका कोई दोष नहीं है, वो उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि जीएमसी इतना बड़ा हॉस्पिटल है हमारा मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर क्यों नहीं है? बोर्ड हमारा जो लगता है वो लगता है गांधीनगर हॉस्पिटल और सरवाल हॉस्पिटल, तो वहाँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दोनों जगह बिठा दो ताकि ये लोग उसी ऑन दी स्पॉट वो सारी चीज़ें हो जाए, आसानी हो सके और जो बेचारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बैठे उनके ऊपर बर्डन कम हो, तो लोगों को फ़ायदा भी होगा। अभी आने वाले दिनों में और क्या करने वाले हैं आप? अब मैडम अब हमारा फोकस जो है वो इस पहले तो ये सारी स्कीमें और हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम दे, जो हमें महसूस हो रहा है वो है जूडी आईडी कार्ड। और जूडी आईडी कार्ड जो है उसको बोलते हैं जुनैक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। तो उसमें क्या है कि वो 1 जून 2021 से पहले तक वो वॉलंटियर था। अब क्या है कि अब जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनते हैं उसके साथ बन जाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि डिसेबल लोग कितने हैं, उसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनता है, जूडी आईडी कार्ड भी बनता है और डाटा। सर आपके पास भी कोई डाटा या सेंसस के काउंट हुआ होगा? मैडम मैं आपको बताता हूँ, सन 2011 में एक सेंसस हुआ था इंडिया में जिसमें इनको गिना गया, जिसमें ये थे 2.67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। वो किसी के गले नहीं उतरता है जो लोग काम करते हैं। अगर आप 2010-11 का डाटा यूएनओ का उठाएं तो वो कहता है 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिसेबल्ड। तो कौन सा सही है, ये वाला कि वो वाला? हाँ बिल्कुल सही बात है, किसको सही माने? हाँ, उसके पीछे लॉजिक यही था, रीज़न यही था कि जो तो विजिबल डिसेबिलिटी थी वो तो दिख गई, भाई ये एक आंख नहीं है या एक बाजू नहीं है, एक टांग नहीं है, वो तो दिख गई, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी वो दिखी नहीं। और फिर लोग भी बताने में असमर्थ रहे, उनको बताया नहीं, किसी ने छुपा दिया, कुछ कर दिया। तो जो ये जूडी आईडी कार्ड है उससे वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, क्योंकि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो बनाना ही है। जब आप बनाओगे वो उसका कार्ड बन जाएगा और उसमें आ जाएंगे। हाँ, सरकार को एक चीज़ करनी चाहिए जो उन्होंने नहीं की, जितनी भी वो स्कीम में देते हैं उसको मैंडेटरी करें। अगर वो उसको मैंडेटरी कर देते हैं तो हम एक्यूरेट डाटे के नज़दीक पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो वॉलंटियर है, किसी की मर्जी है बनाए, किसी की मर्जी नहीं बनाए। मैं तो कहता हूँ कोई स्कॉलरशिप ले रहा है, कोई जॉब रिजर्वेशन ले रहा है उसके ऊपर, या फिर कोई पेंशन ले रहा है जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देता है,
उससे यूडीआईडी कार्ड मांगा जाए, उससे जब आप मांगोगे आपका डाटा अपने आप अपडेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स आगे से जो आ रहे हैं उनका तो बन के आ रहा बन है के आएगा, बिल्कुल। वो तो, लेकिन जो पीछे ले रहे हैं, जैसे इस वक्त 6 लाख के करीब आदमी ले रहा है, तो अगर 6 लाख ले रहा है तो 6 लाख आप देखोगे तो 1 लाख आदमी का भी यूडीआईडी कार्ड नहीं बना हुआ। बिल्कुल सही बोल तो अगर आप उसको मैंडेटरी करते हो तो सभी लोग जो सभी ले रहे हो लोग आ कर जाएंगे। सकते हैं। देखो आपने सुना, एक चीज आपने ध्यान दी होगी, अगर आपने ध्यान से ये इंटरव्यू सुना होगा तो आपको पता होगा कि जिस घर पे जो बात बीतती है वही आगे होती है। सर ने दिल से सोचा है, दिमाग से नहीं सोचा, क्योंकि इनके घर का जो बच्चा था वो ऑटिस्टिक जी ऑटिस्टिक था। तो इनको लगा कि आज मेरे घर पर मेरा बच्चा ऐसा हुआ है तो आने वाले दिनों में किसी और के बच्चे को ऐसा ना हो, अगर हो तो उसको इस दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो मेरे को करना पड़ा है। तो इन्होंने उसके अंदर एक डिसेबल्ड केयर फाउंडेशन जो है बनाई और उसके तहत ये काम कर रही हैं, जो पेरेंट एसोसिएशन है, और लगातार करते भी आ रहे हैं। पर इनके मेन फोकस की बात की जाए तो ये मेन फोकस इनका सीआरसी पे है, ताकि इनका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो लोगों को मिल सके, बच्चों को मिल सके। क्योंकि जैसे इन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात ही की तो वो बाहर जाके कराना पड़ती है, जम्मू में नहीं की जा सकती। तो क्यों ना हम जम्मू के वासी होने के नाते अपने जो ट्रीटमेंट है वो जम्मू में ही कराएं, और अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुला है तो उसको भी जो है आगे बढ़ाकर लाएं, ताकि जम्मू के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो सर जाते जाते कोई अंत में मैसेज रहे आपका? मैसेज यही है कि सरकार से अनुरोध है कि जितने भी इनके प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनको लगाए। जैसे मैंने सीआरसी अपना डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर बात की, जो कठुआ में है, वो सन 2010-11 का सेक्शन है, वो आज तक खुला ही नहीं है। तो मैं जो हमने सेंक्शन करवा के लाया उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये कहते हैं, हमारा एक तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सबको कि इसमें कि धरना प्रदर्शन पे हम यकीन नहीं करते, वो लास्ट है, जब कोई चीज़ नहीं होगी तो उसमें होगा। लेकिन सरकार से यही अनुरोध है कि जैसे सीआरसी है, अब 9 साल हो गए, 9.5 साल, 3 साल उसको सेक्शन कराने में लगे, 12 साल हो गए, तो उसको कम से कम एक रेंटेड बिल्डिंग में तो खोल दीजिए ना। वहाँ 2 सर्विस या 3 सर्विस स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात की तो वो कर दीजिए ना, से तो कुछ सही ही हाँ होगा। उससे हमें ये हो जाएगा कि यार ये खुल जाएगा अभी, अगर वो, क्योंकि उसमें प्रोविज़न भी है कि जब तक इसकी बिल्डिंग खुद की तैयार ना हो तब तक इसको रेंटेड बिल्डिंग में खोला जाए। तो वो हम बोल रहे हैं, माननीय अपने एलजी साहब से भी हमने एक बात की है, उनको मेल वगैरह भी डाली है, कमीशन सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से भी बात की है, उनको भी मेल डाली, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को भी बात की, मेल डाली। और जो प्रदर्शन है वो हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी एनर्जी जो है वो उस तरफ चली जाएगी, जबकि हमें वो इस तरफ लगानी है। हम लिख रहे हैं, अगर वो उनकी सेंसिटिविटी है कि कोई लिख रहा है उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन ये होगा कि अगर सर के ऊपर से निकलेगा तो फिर तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा हमें भी। और मैसेज मेरा यही है कि जितने लोग भी हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो इन बच्चों के लिए कुछ भी, हमारा एक स्लोगन है जिसको हम कहते हैं कि आपकी मदद इन स्पिरिट, मॉनिटरली और फिज़िकली, तीनों में से आप जो दे सकते हैं। हम एक चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। इनका कोई प्रोग्राम है, आप आ जाइए, बीच में बैठिए, ठीक है ना, कोई कर रहा है उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ आप कर रहे हो। और कोई समझता है यार मैं आ भी नहीं सकता हूँ फिज़िकली, या मैं वो अप्रिशिएट, मेरे पास इतना समय नहीं है, वो पैसे की से कर सकता है। एसोसिएशंस हैं, रजिस्टर्ड हैं ये सारी, इनको ATG और वो मिला हुआ है, मतलब इनकम टैक्स की एग्जम्पशन भी है। अगर वो कुछ चाहते हैं इस तरह, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी सोसाइटी को आना चाहिए आगे, क्योंकि यही एक सेक्शन है जो सबसे पीछे है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता। बहुत से लोग हैं यहाँ जिनके घरों में ऐसे बच्चे हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं, पीछे रहते हैं, क्योंकि कितनी बार जाएंगे वो। तो मैं तो चलता हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो 2-4 बार जाके फिर पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, जब आप बार बार जा रहे हो और आपको उसका कुछ साधन ना मिले तो फिर व्यक्ति चुप करके बैठ जाता है, वो पीछे हट जाता है, कहता है चलो अब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी की बात है, पूरे समय में इसके साथ रहना है। तो सर की बात है कि इनका एक ही मैसेज है आप लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए,
व्यूअर्स के लिए नहीं कह सकती, पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने ये कहा है कि सीआरसी को जल्दी से जल्द खोला जाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके और लोग आगे बढ़कर आ सकें। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहे अली पोस्ट के साथ। नमस्कार।